स्वागत है आपका भारत की बात में। और आज बात यही कि क्या 22 साल बाद 23 के विद्रोह से टूट जाएगी कांग्रेस। और यह बात इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आजाद की छतरी तले कांग्रेस के 23 नेताओं पर बागी का ठप्पा कब का लग गया था, लेकिन अब वह बगावत खुलकर सामने आने लगी है। पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता जम्मू में जुटे थे और अब जब बंगाल में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन किया तो उन्हीं में से एक नेता आनंद शर्मा न सिर्फ खुलकर बोलने लगे बल्कि शर्मिंदगी का एहसास करने तक की बात उन्होंने कह दी। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस फिर से टूट की कगार पर खड़ी है? हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। कांग्रेस के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंकने वाले G23 नेताओं के खिलाफ आज जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। यह कहानी है बगावत की, यह कहानी है विद्रोह की। किरदार कई है, राजदार भी कई है। ये लड़ाई हमने लड़नी है। इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। क्रांति है या भ्रांति है, बागी है या साथी है जो भी, मगर काल्पनिक तो कतई नहीं। ये तो कांग्रेस के भीतर सत्य घटनाओं पर आधारित होती एक पूरी की पूरी सीरीज है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। तमाम अपोजिशन हिंदुस्तान के और इस सीरीज में जो कांग्रेस पार्टी के नायक हैं वो दक्षिण भारत में कभी समंदर में गोते लगाते हैं तो कभी पुशअप के जरिए सुर्खियों में आते हैं। कांग्रेस की इस सीरीज में एक दूसरी नेता है जो पूर्वोत्तर में असम के चाय बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आती है और दक्षिण पूरब के जोर के बीच उत्तर के भारत में कांग्रेस पार्टी की जमीन हिलने लग जाती है। कहीं बगावत तो कहीं बगावत के विरोध में बगावत नजर आती है। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई रिटायरमेंट है, कि कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे ना हम हैं। और ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि पिछले हफ्ते की ही तो बात है जब गुलाम नबी आजाद की छतरी तले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जम्मू के एक मंच पर न सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि इशारों ही इशारों में कांग्रेस के आला नेतृत्व को चमका भी दिया। उन लोगों के लिए जिनको शौक है गलतफहमी का और गुमराह करने का, हमारी पहचान कांग्रेस रही है और कांग्रेस की भी पहचान हम सब लोगों से। जिन्होंने जिंदगी दी हो, जो लंबा रास्ता चल के आए हो, ये गांव से आए, काम भदरवा से, हम में से सब लोग लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं जहां पहुंचे। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। और जब यूं हाथ ऊपर से नीचे लाकर आनंद शर्मा ने यह कहा कि हम कोई ऊपर से नहीं आए, हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं,
छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। समझ तो सभी को तभी आ गया था कि इशारा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के गांधी परिवार पर है, और जो हमला अब तक इशारों में बोला जा रहा था वो बंगाल की कड़ी आते आते खुलकर सरेआम हो गया। और जब बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी बनाई, ममता के खिलाफ कांग्रेस उसके साथ आई, तो फिर बागी हो चले राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने अपनी बगावत की धार और तेज कर दी और ट्वीट कर लिख दिया, आईएसएफ और अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवाद धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। और इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस की अंतर्कलह सियासत के चौराहे पर सरेआम हो गई और पार्टी की स्थिति किसी चकरघिन्नी की तरह घूम कर रह गई, क्योंकि बंगाल में लड़ाई तो टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को लड़नी थी, मगर यहाँ तो ये आपस में ही भिड़ गए। हमला सीधे अधीर रंजन चौधरी पर हुआ था तो जवाब भी वहीं से लिया गया। तो क्या बताऊं मैं, तो अगर आप हमारे पार्टी के लीडर है तो लीडर होने के नाते तो हमें तुम्हें पूछने का अधिकार है। बिना पीछे पूछे मैं उनको अवगत करा देते, उन्होंने अपने कोई बड़ा मसला नहीं है। ये लेट पार्टी सारे हमें और सारे बंगाल में धर्मनिरपेक्ष जितने ताकतें हैं सबको एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया था। हम भी आह्वान किया, इसलिए हम सब इकट्ठा हुई। इसमें गलती क्या है? ये अपना दिग्गजी दिखाना चाहते हैं, दिमाग दिखाना चाहते हैं। हमसे ऊपर उठकर वो हमें धर्मनिरपेक्षता की ज्ञान देना चाहते हैं। संवाददाता आशीष सिंह से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी का आनंद शर्मा के खिलाफ यूं भड़कना लाजमी था, क्योंकि पार्टी की साख यहां पट्टे पर आ गई थी। लेकिन जब कांग्रेस में यूं आपसी घमासान मचा तो एक विरोधी के नाते बीजेपी को भी मौज लेने का पूरा मौका मिल ही गया। लाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, ट्विटर युद्ध हो रहा है, टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी, ये दोगलापन है। ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। हाँ, ये तो बिल्कुल जो वोट बैंक तुष्टीकरण, इसका इससे बड़ा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सारे राजनीतिक दल उन वोट बैंक की तरफ, भूखे भेड़िए की तरफ भाग रहे। यूं तो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में खबर तुष्टीकरण या सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि खबर तो कांग्रेस में होती फूट है। क्योंकि कुछ दिनों पहले 23 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए चिट्ठी लिखकर बगावत मोल ली थी, और अब वो बगावत गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से जाने के बाद सार्वजनिक मंचों पर नजर आने लगी है। तो सवाल ये भी उठने लगा कि क्या 22 साल बाद 23 के विद्रोह से टूट जाएगी कांग्रेस? क्योंकि जिस तरह से बगावत का घटनाक्रम गुलाम नबी आजाद सरीखे बड़े नेताओं के नेतृत्व में फिलहाल कांग्रेस के भीतर चल रहा है, ठीक 22 साल पहले 1999 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद शरद पवार की छत्रछाया में कुछ वैसा ही हुआ था। 22 साल पहले आखिरी बार जब कांग्रेस पार्टी टूटी थी, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंच पर गांधी, इंदिरा, सबकी तस्वीरें लगी थी और बात यही हुई थी कि हम अपनी अलग कांग्रेस बनाएंगे। और आज गुलाम नबी आजाद बागी हुए तो कहते हैं हम कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। ये संकेत क्या कहते हैं? ये लड़ाई हमने लड़नी है। इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक रास्ता, एक पार्टी है जिसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग और सब
प्रांतों के लोग समा सकते हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे बड़े नेताओं की कतार में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा भी खड़े हुए हैं, जो कि G23 के शायद सबसे ज्यादा मजबूत और जनाधार वाले नेता हैं। कांग्रेस को उनकी नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन से उपजे आक्रोश को कांग्रेस जरूर अगले विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहेगी। ऐसे में भूपिंदर सिंह हुड्डा का अगर ये तेवर कायम रहता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और मुश्किल इस बात की भी है कि कांग्रेस में टूट के संकेत तब मिल रहे हैं जब 5 राज्यों के चुनाव सिर पर खड़े हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, राहुल प्रियंका प्रचार में लगे हैं, तो आजाद, सिब्बल और शर्मा अपने बागी तेवरों के साथ लगातार मुखर हो रहे हैं। तो फिर ऐसे में सवाल यही कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या एक बार फिर कांग्रेस के टुकड़े हो सकते हैं? क्योंकि बात तो कुर्बानियों तक पहुंच चुकी है। और आज हम वादा करते हैं कि जो भी हम यहाँ बैठे हैं और बाहर बहुत सारे लोग बाहर भी नेता लोग हैं, वो भी हम लोगों के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हर जिले में, हर प्रदेश में मजबूत किया जाए और उसी लिए हम काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तो समझ लीजिए कि देश कमजोर है। देश सर्वप्रिय है और अगर हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े उस देश को मजबूत करने के लिए तो हम करेंगे, और कोई भी कुर्बानी करनी पड़े कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तो वो भी हम करेंगे। और ये कुर्बानी किसकी होगी कह नहीं सकते, और बात किसकी कुर्बानी की हुई थी ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल है कि अगर टूट की स्थिति बनी तो कौन किधर जाएगा? कुछ हमसे जाना, कुछ सीनियर रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह से जानिए। कांग्रेस के भीतर से निकले G23 गुट के कुछ नेताओं को पार्टी आला कमान ने साध लिया है। जितिन प्रसाद को बंगाल की जिम्मेदारी दी गई तो वो आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल की कतार से अलग नजर आ रहे हैं और इनके बयान पर पलटवार भी कर रहे हैं। वहीं पृथ्वीराज चौहान को असम की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं डॉक्टर शशि थरूर भी गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू नहीं गए। यानी बिल्कुल स्पष्ट कहा जा सकता है कि कांग्रेस आला कमान ने G23 के कुछ नेताओं को तो समझा लिया है, लेकिन बाकी के नेताओं के तेवर अभी भी बरकरार हैं। तमाम ऑपोजिशन आजाद हिंदुस्तान कैसे मजबूत बन सकता है। और जिस तरह से आनंद शर्मा को जवाब देते हुए जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा कि गठबंधन के फैसले पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। अब समय है कि सभी हाथ मिलाएं और साथ काम करें, जिससे कांग्रेस पार्टी को राज्यों के चुनावों में मजबूती मिले। मतलब जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी पर साइन किए थे, उन्हीं में से एक जितिन प्रसाद ने आनंद शर्मा को जवाब दे दिया और एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी आलाकमान के बचाव में खड़े होते चले गए। सर, आपकी फिल्म का गाना याद आ रहा है मुझे, बड़ा फेमस, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। इतने लोग इकट्ठा एक साथ बेवफा हो गए। नहीं, ये लोग जो हैं तो सब अपने ही लोग हैं, मेरे अपने हैं। हमारी सुनते ना, मेरे अपने हैं, अपने लोग हैं। और ये मैं समझता हूँ कोई शिकायत वगैरह नहीं, कहीं कोई गुबार है या जिस कुछ लोगों की जुबान में उसे भड़ास कह सकते हैं वो हो सकता है, लेकिन हैं तो सब मैच्योर लोग, बढ़िया लोग हैं और पार्टी में ही हैं। और जैसा आपने सुना होगा, मैं भी कहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो अपने हैं और तो अपने बर्तन जो हैं कभी इकट्ठा होने पे ढंढनाते हैं आपस में, आवाज़ आती है उनकी, तो ये आवाज़ आई है। बहरहाल हाँ, अगर ये चुनाव की घड़ी में, जिस 5 प्रदेशों में जो चुनाव है, इस घड़ी में अगर ऐसा ना होता तो बहुत अच्छा होता। बहरहाल हम समझते हैं मामला संभल जाएगा, सलट जाएगा, नहीं तो सल्टा दिया जाएगा। मतलब पार्टी ना सिर्फ गांधी परिवार को डिफेंड कर रही है, बल्कि बागी नेताओं की मंशा और टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है। तो फिर सवाल ये भी कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर समंदर में गोता लगाने वाले राहुल अपनी पार्टी के लगते गोते को क्यों नहीं रोक पा रहे? गांधी परिवार के करीबी सूत्रों का दावा है कि गुलाम नबी आजाद इस बात से नाराज हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा। वहीं सूत्रों का दावा है कि आनंद शर्मा ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि गुलाम नबी आजाद के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा उन्हें दिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह ये जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी थी, जो कि आनंद शर्मा को नागवार गुजरा। मनीष तिवारी के लिए भी यही कहा गया कि वो लोकसभा में नेता ना बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन नाराजगी भला किस पार्टी में नहीं होती। हर जगह मनमुटाव तो चलता रहता है, मगर ये तो नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं को संभाल कर रखें और पार्टी को मजबूत करें।
गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो या फिर आनंद शर्मा ही क्यों ना हो, ये वो नेता हैं जो सालों नहीं दशकों से पार्टी का चेहरा रहे हैं, जो फिलहाल नेतृत्व की नाराजगी की वजह से टूट की कगार पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अभी भी सुलह की कोई गुंजाइश है? क्या कांग्रेस पार्टी में इन बागी बड़े नेताओं की मुख्यधारा में वापसी हो सकती है? अभी के मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस के कुछ सूत्रों का कहना है कि कुछ नेताओं की वापसी तो हो सकती है, लेकिन गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे बड़े नेताओं ने अब अपने विरोध की लकीर को खींचकर इतना मोटा कर दिया है कि वो भी अपनी जिद पर अड़े हैं और गांधी परिवार के नेतृत्व में खड़ी कांग्रेस भी अब उन पर कोई मुरव्वत दिखाने के मूड में नजर नहीं आती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।